हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन कर रहे थे, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि 4 शेरपा कुली घायल हो चुके थे और 1 शेरपा कुली की मृत्यु हो चुकी थी। सो उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवदास को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ इसका यह अर्थ हुआ कि अभियान दल जिस ग्रुप का मिशन था कि वो एवरेस्ट की टॉप तक पहुँचे, उस दल का नाम था अभियान दल, कहते हैं उस दल को। तो अभियान दल था जिसमें बचेंद्री पाल शामिल थी, या बचेंद्री पाल जिस दल में थी उसका नाम अभियान दल। तो उनके चेहरों पे ये न्यूज़, जो उन्होंने 4 शेरपा कुली घायल सुने और 1 शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार सुना, उसके बाद उनके मुंह पे उदासी छा चुकी थी। तो उस उदासी को देखकर, उस अवदास को देखकर कर्नल खुल्लर ने ये बात उनको समझाई कि देखो, एवरेस्ट एक महान मिशन है और ऐसे मिशन पे मनुष्य को या व्यक्ति को बहुत सारे खतरे झेलने पड़ते हैं। तो इसी खतरों के साथ साथ मनुष्य को कभी कभार मृत्यु, डेथ, उसको भी अच्छे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, खुश होकर स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। तो अब उपनेता प्रेमचंद, ये एक नए कैरेक्टर ऐड होते हैं स्टोरी में जिनका नाम था उपनेता प्रेमचंद। अग्रिम दल, जो दल आगे गया था, याद है अभी, जो उनको खुम्बू हिमपात तक के रास्ते को साफ करने गया था आगे एक दल, उसका नाम था अग्रिम दल। तो उनके उपनेता जो थे प्रेमचंद, तो वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए। पेरिस जगह हुई फिर से, तो उस जगह पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने, जो प्रेमचंद जी थे, उन्होंने आकर खुम्बू हिमपात, जो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम उनकी नज़रों में आनी थी अभियान दल के सदस्यों के, तो वो थी खुम्बू हिमपात। तो उनकी स्थिति, उसकी सिचुएशन से उन्हें अवगत कराया, फैमिलियर करवाया है, उस सिचुएशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो 6000 मीटर की दूरी पर स्थित था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। तो जो 6000 मीटर की ऊंचाई पे एक कैंप नंबर 1 उनका सिचुएटेड था। बेस कैंप तक वो पहुँच चुके थे, बट उसके बाद था कैंप नंबर 1। तो वो कैंप 6000 मीटर हाइट पे था और वो खुम्बू हिमपात के एकदम डायरेक्ट ऊपर वाली जगह पर स्थित था या प्रेजेंट था। तो वहाँ तक का रास्ता एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सी बांधकर तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। अब उनका, जो अभियान दल के लोगों का काम आसान करने के लिए उन लोगों ने पुल बना दिया है। रास्ते में रस्सियाँ बांध कर उन्होंने पुल बना दिया है और झंडियों से, रंग बिरंगी झंडियों से, फ्लैग से रास्ते को चिन्हित कर दिया। डायरेक्शंस को बता दिया गया है कि नहीं, यहाँ से ऐसे, और दिखा दिया गया अच्छे से। रास्ता साफ कर चुके हैं और पुल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया है। और जो मेजर डिफ़िकल्टीज़ अभियान दल के लोगों के आगे आ सकती है, उनका जायज़ा ले लिया गया है। उनका अनुमान लगा लिया गया है कि हाँ, ये कठिनाइयाँ आ सकती है, तो हम इनको ऐसे ऐसे टैकल करेंगे। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है। उन्होंने ये बात भी याद कराई अभियान दल के लोगों को कि ग्लेशियर जो है कि बड़ी सी बर्फ़ की नदी है और वहाँ पे अभी भी बर्फ़ गिर रही है, लगातार बर्फ़ गिर रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। और हिमपात में कोई भी, जो खुम्बू हिमपात वाली जगह थी, वहाँ पे अनियमित, विदाउट एनी लिमिट्स, और अनिश्चित, कुछ भी कभी भी विदाउट एनी टाइम और बिना निश्चय किया गया सारा काम, अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से उसमें कोई भी चेंजेस आ सकते हैं खुम्बू हिमपात वाली जगह पे, और सारा काम जितने भी उपनेता प्रेमचंद की अग्रिम दल ने किए थे, वो सारे काम वेस्ट हो सकते हैं, व्यर्थ हो सकते हैं, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, और उनको रास्ता दोबारा खोलने का काम फिर करना पड़ सकता है।
बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। अब जब वो बेस कैंप पे पहुंचने वाले थे तब तक बचेंद्री पाल और उनके टीममेट्स को एक और डेथ की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जलवायु अनुकूल न होने के कारण मतलब ऑक्सीजन लेवल वगैरह एक लिमिट तक चाहिए होता है कि ह्यूमन को, और वो अगर एक लिमिट से ऊपर नीचे हो तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो वो जो ऑक्सीजन लेवल था वो ऊपर नीचे होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक स्थिति हुई जिसमें कोई उम्मीद हो, जिसमें कुछ आशा हो कि नहीं हम ये कर सकते हैं। तो मतलब वैसी स्थिति नहीं थी, निराश होने वाली स्थिति थी कि दुख भरी स्थितियाँ चल रही थी बचेंद्री पाल और उनकी टीम के आगे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। अब बचेंद्री पाल स्पष्ट करती है कि उन्होंने एवरेस्ट शिखर को पहले 2 बार देखा था, पर कुछ दूरी से मतलब काफ़ी डिस्टेंस से देखा था, पास से नहीं देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे एक दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अब बेस कैंप पे पहुंचे आज, तो अगले दिन मतलब बेस कैंप पे पहुंचने के दूसरे दिन उन्होंने एवरेस्ट शिखर को तथा इसकी अन्य श्रेणियों को भी देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। अब भौचक्की हो गई मतलब हैरान हो गई, लेखिका हैरान हो गई और बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई से एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से और बाकी साथ में जो पर्वत शिखर थे लोहत्से, नुत्से, उनकी ऊंचाइयों से घिरी हुई जो टेढ़ी मेढ़ी बर्फ़ की नदियाँ थी उनको बड़े ध्यान से देख रही थी। लेखिका टेढ़ी मेढ़ी नदियों को देख रही थी, बर्फ़ की, ना कि उन ग्लेशियर्स या उनकी टॉप्स को। जैसे लोहत्से को देखा, एवरेस्ट को देखा, उन्होंने देखी नदियाँ। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अब हिमपात क्या था? हिमपात था बर्फ़ के खंडों का, मतलब बर्फ़ के पार्टिकल्स का, बड़े बड़े पार्टिकल्स का टेढ़े मेढ़े तरीके से गिरना, अव्यवस्थित मतलब कोई प्रॉपर तरीके से नहीं गिरे वो लोग कि हाँ लाइन में गिरे या ऐसे गिरे, कभी भी कहीं से भी कुछ भी गिरे तो उससे हिमपात फॉर्म हुआ। ठीक है, हमें बताया गया कि ग्लेशियर से बहने के अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, और जो ग्लेशियर जो नदी थी बर्फ़ की, उसके बहने से कभी भी हलचल रहती है, मतलब कभी भी चट्टानों में या स्नो में मूवमेंट चालू हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अर्थात कि जब भी वो ग्लेशियर की नदी बहती थी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, जैसे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें उसी टाइम तुरंत गिर पड़ती थी, या कोई और ख़तरनाक स्थिति फॉर्म हो जाती थी। सीधे धरातल पर दरार फटने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविद में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब लेखिका बोलती है कि ये जो धरातल हुआ, सीधे धरातल मतलब फर्श पे या जो बर्फ़ के मतलब जिसके ऊपर वो लोग खड़े होते थे, दैट्स कॉल्ड धरातल। तो उस धरातल पे अगर अचानक से दरार पड़ जाए और वो दरार गहरी बड़ी हो के हिमविद्र बन जाए और उसमें कोई गिर जाए, तो वो सोचना भी कितना भयंकर, कितना खौफनाक, कितना डरावना लगता है। तो उस सिचुएशन का लेखिका वर्णन करती है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और खोलियों को प्रतिदिन छूता है। अब लेखिका बोलती है इससे भी ज़्यादा डरावनी पता क्या बात थी, क्या भयानक बात थी इससे भी ज़्यादा, कि जो हमारी प्रॉपर ट्रैवलिंग होगी या जो हमारा प्रॉपर टूर है, उस टूर के दौरान कि लगभग 12 लोग, 1 दर्जन मतलब 12 लोगों को हिमपात रोज़ कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। कुछ को तो ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा, कुछ को चोट वगैरह ही लगेगी हिमपात की वजह से, पर कुछ की मृत्यु हो सकती है, कुछ को कुछ ज़्यादा ही गहरी चोटें आ सकती है, कुछ को छोटी मोटी चोटें भी आ सकती है। तो मतलब रोज़ प्रतिदिन 12 लोगों को वो हिमपात छुएगा। इसके आगे का हम अगले दिन कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।